एक ज़माने में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बड़ा आसान होता था कि जी ये यहाँ से क्वांटा रिलीज हुआ एसिटाइलकोलिन के, पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे गए, यहाँ पे उन्होंने अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया एंड यू हैव अ कंट्रैक्शन। लेकिन अब जो है थोड़ी सी डिटेल्ड किस्म की एनाटमी, उसकी फिजियोलॉजी वी नो अबाउट इट। तो मैं इसको ये एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक ज़माना था जब हालात बहुत अच्छे थे कि अगर आपने लेट्स से पीसी में कोई कॉन्फ्रेंस है, किसी में जाना है, तो बहुत पहले जो है आप गए और उसने बैरियर उठा दी और आप अंदर चले गए। अब जब आप जाते हैं तो पहले वो गाड़ी रुकती है, फिर आपकी डिग्गी खुलती है, फिर आपका बोनट खुलता है, फिर वो जायज़ा लेते हैं, उसके बाद जो है कहीं जाके आपका कोई 3-4 स्टेप्स के बाद अब अंदर जा सकते हैं। तो सिमिलरली अब जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में कि इट इज़ लेट मी जस्ट गो बैक इट इज़ नॉट जस्ट कि यहाँ पे एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स हैं कि वहाँ से एसिटाइलकोलिन निकली और जाके उसने एक्ट किया और मसल एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो गया। कॉमनली तो यही होता है। और एंटीबॉडीज़ भी, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ भी, दे एक्ट, दे ब्लॉक दीज आर बाइंडिंग एंटीबॉडीज़। नाउ वी नो कि अब देयर इज़ अ लॉट ऑफ अदर स्टेप्स इन्वॉल्व। एक तो ये कि एग्रिन जो है ये इट्स अ प्रोटीन विच गेट्स रिलीज फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक पोटेंशियल। एग्रिन जो है फिर एक और यहाँ पे रिसेप्टर होता है, इसको LRP रिसेप्टर कहते हैं, लाइपोप्रोटीन रिलेटेड प्रोटीन होता है, पेप्टाइड होता है, इसको LRP4 कहते हैं। तो वो एग्रिन पहले LRP4 के साथ ज्वाइन करती है, उसके बाद यहाँ पे एक मस्क रिसेप्टर्स भी होते हैं, मसल स्पेसिफिक काइनेज रिसेप्टर्स जो हैं। सो व्हेन दीज टू कंबाइन दे अलाइन दी मस्क रिसेप्टर्स, और ये सब मिलकर यहाँ पे एग्रीगेशन करते हैं एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स की। लेट्स से कि एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स फैले हुए हैं, तो ये तीन चीज़ें जो हैं एग्रिन, LRP4 एंड मस्क, दे सॉर्ट ऑफ एग्रीगेट कर देते हैं। व्हाट वी वर डिस्कसिंग इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो अब ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो माइस्थीनिया ग्रेविस जो हम देखते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दीज रिसेप्टर्स। लेट्स से अबाउट 80% जो है हमारे जो जनरलाइज माइस्थीनिया ग्रेविस होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दीज रिसेप्टर्स। हाउएवर अबाउट 10% के पेशेंट्स के अंदर मस्क के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ होती हैं, जिसको हम मस्क माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। सो इफ़ यू हैव एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट मस्क, that will not cause aggregation of these acetylcholine receptors and there will be neuromuscular junction blockade. और about 10% केसेस के अंदर जिसमें हम जिसको डबल सीरो नेगेटिव कहते हैं कि इसके ख़िलाफ़ भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती, मस्क के ख़िलाफ़ भी नहीं होती हैं, देन वी हैव एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दिस प्रोटीन LRP4 प्रोटीन, और ये भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिफेक्ट क्रिएट कर सकता है। एंड समटाइम्स वी हैव एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द एग्रिन ऑल्सो। सो नाउ it is not as simple as previously, so there are a lot of other proteins involved in the neuromuscular transmission. The reason it is important to know ये वाला concept कि normally तो 80% के अंदर तो we are dealing with antibodies against these receptors and we can treat it accordingly, जिसको हम discuss करेंगे। लेकिन if these are negative then we look for musk antibodies, और musk वाला myasthenia gravis थोड़ा सा different होता है देन दी रेगुलर माइस्थीनिया ग्रेविस। उसके सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट भी काफ़ी डिफरेंट होती है। एंड इफ़ बोथ आर नेगेटिव देन यू लुक फॉर LRP4 एंटीबॉडीज़। तो पाकिस्तान में यहाँ पे ये वाली और ये वाली एंटीबॉडीज़ होती हैं, लेकिन जो LRP4 एंटी एग्रिन की एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं। सो लेट्स गो बैक, राइट। सो दिस इज़ जस्ट टू reiterate the same thing कि if you have antibodies against the ones that I mentioned, तो ये aggregation नहीं होती है acetylcholine receptors की। So myasthenia gravis को हम कैसे डिवाइड करते हैं? Very simple. Ocular myasthenia gravis or generalized myasthenia. Ocular means it only involves your eyes, predominantly ptosis or double vision.
if you don't have involvement of the other muscles, and sometimes it is just 70% जो है ये सिर्फ ocular होंगे, and then about 75% they will go on to develop generalized also. So predominant differentiation तो हम इसी के अंदर करते हैं, and a lot of patients present with ocular symptoms. So you always want to make sure कि ocular symptoms patient को ptosis double vision है या नहीं है. Then there are other things also जो कि हम कर सकते हैं, early onset less than 40 years of age, or late onset more than 40 years of age, or according to the antibodies जो मैंने डिस्कस की थी कि acetylcholine receptor की हैं, मस्क हैं, या other antibodies हैं. Its incidence is kind of bimodal. पीक या तो 30 years के younger onset होती है या फिर later life के अंदर होती है. ये डिफ्रेंसिएशन भी इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि इसमें हमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो भी कंसिडर करनी पड़ती हैं. अगर यंगर है तो वी ट्रीटेड अ लिटिल डिफरेंटली, अगर ओल्डर है तो वी ट्रीट अ लिटिल डिफरेंटली. So one is the bedside diagnosis. Let's see if the videos play or not. Right. So जो bedside diagnosis है वो सबसे important है इसके अंदर. We always have to make sure that we look into the eyes. Sometimes symptoms can be very, very subtle. For example, जैसे इस patient के अंदर we are trying to make it fatigable. She's trying to look up, and her इनका जो ptosis है that is getting worse and worse. और एक कर्टन साइन हो रहा है. इसी जब मैंने इसकी ये आई लिफ्ट की तो ये बिल्कुल ड्रॉप हो गई. एंड दैट रियली हैपन्स बिकॉज द पर्सन इज़ रियली स्ट्रेनिंग टू कीप द आइज ओपन, एंड एज सून एज यू लिफ्ट वन आई द अदर आई ड्रॉप्स. एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी यूजफुल टेस्ट टू लुक एट द फटीगेबिलिटी of the myasthenia gravis ptosis. This is also pretty much the same thing, so we can go to the next one. The other is a I-SPEC test. I-SPEC टेस्ट, I-SPEC से होता है कि आपकी जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन है वो रिलेटिवली फास्ट हो जाती है. तो इफ़ यू हैव अ टोसिस एंड यू वांट टू सी कि ये माइसीनिया ग्रेविस की वजह से है, तो आप इस पे बेड साइड पर I-SPEC लगा सकते हैं. 2 मिनट के लिए आप I-SPEC लगाएं, एंड इफ़ देयर इज़ मोर देन 2 millimeter इम्प्रूवमेंट ऑफ द टोसिस, दैट इज़ क्वाइट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक फॉर द माइसीनिया ग्रेविस. तो ये दो चीज़ें वेरी सिंपल टू डू while you're in the clinic. If somebody comes with ptosis, drooping of the eyelids, so you can do a curtain sign, fatigability, and the I-SPEC test. ये दो very very useful tests हैं. तो ये actually, since most of the myasthenia gravis patients present with the eye symptoms, so a lot of them go to the ophthalmologist, eye doctor के पास जाते हैं कि जी एक हमें 2 नज़र आ रहे हैं, नज़र सही नहीं आ रहा और हमें टोसिस है. तो there's a philanthropic hospital है गुलिस्तान जौहर में, POBI hospital. तो I go there and do a neurophthalmology clinic. तो वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और वहाँ पे हमने इनको ट्रेन भी कर दिया. तो ये उन्हीं के एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने I-SPEC टेस्ट किया था, and then she shared the pictures with me. So it's important to know that a lot of them present to ophthalmologists. The other thing is Tensilon test. आप लोगों ने कभी किया टेंसिलॉन टेस्ट या नहीं किया? हो सकता है कि डॉक्टर नायला, डॉक्टर खालिश इन लोगों ने किया. सो ये एक्चुअली टेंसिलॉन टेस्ट, दिस इज़ ऑलमोस्ट इन 1999 में जो मैंने इसको सॉर्ट ऑफ वीडियो बनाई थी. When I came back, तो मैं उस वक्त शिफा इंटरनेशनल में होता था और दिस पेशेंट केम इन. एज यू नो, इसको a lot of these patients फेस, देखें कितनी जल्दी इसकी आँखें खुल गई हैं. टेंसिलॉन बेसिकली वेरी क्विक एक्टिंग है और इट इनहिबिट्स दी एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज. तो ये यू हैव, इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट डेंजरस टेस्ट टू डू. लोग समझते हैं बहुत डेंजरस है. ऑल यू नीड इज़ कि आपके पास एट्रोपिन होनी चाहिए. ये शॉर्ट लास्टिंग होता है, आजकल मिलता नहीं है, बट इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल टेस्ट कि अगर आप बेड साइड में है एंड इफ़ यू वांट टू क्विकली डायग्नोज इट, पेशेंट इज़ देयर विद टोसिस, तो यू गिव अ डोज एंड यू हैव टू हैव अ टारगेट सिम्टम. एकदम इसकी आंखें खुल गई, और चूँकि शॉर्ट एक्टिंग है, विद इन 30 seconds दोबारा उसको टोसिस डेवलप हो जाएगा.
just like in this case, इसको हमने दिया and it's तो ये भी बड़ा यूज़फुल है. अब 10 साल मिलता नहीं है, अगर मिले तो I think this is a very useful test. So the other thing that I wanted to bring in today is कि ज़रूरी नहीं कि जो टोसिस है या ऑफ्थेल्मोप्लीजिया है वो it's all because of the typical myasthenia gravis. तो ये मेरा एक पेशेंट है, ये बड़े अरसे से मेरे पास आता भी है. इसका बिल्कुल ये फिक्स्ड किस्म की इसकी जो है देखें बायलैटरल सिमेट्रिकल टोसिस है और इसकी जो आइज़ हैं बिल्कुल मूव नहीं करती हैं, ऑलमोस्ट लाइक बिल्कुल कंप्लीट ऑफ्थेल्मोप्लीजिया है इसको. तो समटाइम्स let's see if I have the other eyes. So I'm asking him to move towards the right or the left. His eyes are not moving at all. तो इसको फिक्स्ड किस्म का ऑफ्थेल्मोप्लीजिया और टोसिस है. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स ये जो पेशेंट्स हैं ये दे कैन हैव अदर कंडीशंस जैसे कंजेनिटल मायोसिनिक सिंड्रोम्स होती हैं, या ये कि फॉर एग्जांपल दिस ओल्डर जेंटलमैन तो इसको भी मैंने उस आई हॉस्पिटल में देखा था. एंड ही हैज़ अ फैमिली हिस्ट्री, काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स इसके इन्वॉल्व हैं जिनको टोसिस भी है, आई मूवमेंट्स भी नहीं होती हैं. ही ऑलमोस्ट हैज़ नो मूवमेंट ऑफ हिज आई बॉल्स. तो अगर आपको ऐसा फिक्स्ड किस्म का मिले ना ऑफ्थेल्मोप्लीजिया जो डजंट फ्लक्चुएट अ होल लॉट, it's symmetrical, then you think of other conditions also, not just, for example, more than likely इसको progressive external ophthalmoplegia, and it's not really going to respond to. कभी कभी होता है कि ऐसे patients को हम steroids पे डाल देते हैं, steroids have their own side effects है, immunosuppression पे डाल देते हैं, तो other things have to be kept in mind also. इसके अलावा टोसिस में ये कि you want to make sure कि third nerve palsy तो नहीं है, ब्रेन स्टेम का कोई लीजन तो नहीं है कॉजिंग ऑफ्थेल्मोप्लीजिया. आई थिंक अबाउट 5-6 months ago कभी कोई बड़ी एक्यूटली भी डेवलप हो जाता है मायस्थीनिया ग्रेविस, एंड दे कैन प्रेजेंट विद सिम्टम्स लाइक अ स्ट्रोक. और अगर आपने उसकी पैलेट देखी, समटाइम्स पैलेट एसिमेट्रिक है, पैलेट मूव नहीं कर रही है, टोसिस हो गया है, यू आर वरीड अबाउट कि कोई पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक, पाइका का स्ट्रोक तो नहीं हो गया. And then you do an MRI, and वो patient actually ऐसे हुआ कि he was admitted and it was treated as stroke और MRI negative था. और posterior circulation में आपको पता है कि you can sometimes have MRI negative strokes also. तो वो stroke के तौर पे treat हुआ, but turned out he had actually काफ़ी aggressive onset of myasthenia gravis. So there are many different scales जो यूज़ किए जा सकते हैं. One of the scales is very easy to do. It really encompasses almost all the typical symptoms of generalized myasthenia gravis: difficulty talking, chewing, swallowing. You have shortness of breathing difficulty, double vision. So predominantly with myasthenia gravis, you really have to focus on your eyes and your bulbar muscles. Bulbar muscles के अंदर आपको पैलेट को ज़रूर देखें, नेज़ल ट्वेंच को ज़रूर देखें, नेक फ्लेक्सर ज़रूर देखें. न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स के अंदर नेक फ्लेक्सर स्ट्रेंथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दीज सिम्टम्स आर द रीज़न इज इम्पॉर्टेंट है कि इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ दीज सिम्टम्स दे कैन प्रोग्रेस टू इन्वॉल्व द रेस्पिरेटरी मसल्स एंड कॉज रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज ऑल्सो. सो ये एक्चुअली स्केल है मायस्थीनिया ग्रेविस ADL स्केल. इसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट क्लिनिकल पेशेंट रिपोर्टेड है, डिफरेंट ट्रायल्स के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है. सो बेड साइड में तो हमने चेक कर लिया. बिफोर आई गो कि जो मसल स्ट्रेंथ टेस्टिंग है, लेट्स से कि इट्स जनरलाइज्ड मायस्थीनिया ग्रेविस, यू लुक्ड एट द आइज़, आपने टोसिस भी देख लिया, आपने नेक फ्लेक्सर्स भी देख लिए, आपने आई के मूवमेंट्स भी देख ली, पैलेट भी देख लिया. व्हाट अबाउट लिम्ब मसल्स? लिम्ब मसल्स को हम कैसे चेक करते हैं? सो यू आस्क देम टू रेज देयर आर्म्स and you ask them to keep on holding up or keep on pushing down. तो 20-25 मरतबा करके देखें. अगर fatigability है तो that can be looked as the limb, and also similarly sitting down, standing up, so you can look at the limb muscles also. So once you suspect that, how do you prove that this is myasthenia gravis? So electrodiagnostic testing, in addition to the antibodies that I suggest, is also a very useful thing to have. एंड इसके अंदर रिपेरेटिव नर्व स्टिमुलेशन जो है वो आपको
आंसर दे सकती है, क्विक आंसर भी दे सकती है, स्पेशली इफ इट्स जनरलाइज्ड माइस्थीनिया ग्रेविस। EMG इसमें हम इसलिए करते हैं टू रूल आउट अदर डिसऑर्डर्स। सिंगल फाइबर EMG की जा सकती है, लेकिन इट्स आई डोंट थिंक एनीबडी डज इट हियर। दुनिया में भी अभी बहुत कम होती है, वो पुराने ज़माने में होती थी, बहुत देर लगती है इसके अंदर। सो इलेक्ट्रिक डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर यू लुक फॉर द रिपेरेटिव नर्व स्टिमुलेशन। सो नॉर्मली होता ही है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिजर्व हियर ऑफ द एसिटाइलकोलिन। तो इफ़ fatigability नहीं होती है, because there is enough acetylcholine, there is enough of receptors here, and even if you give these reparative nerve stimulus, तो action potential generate हो जाता है, there is a threshold उससे ऊपर रहता है। But in case of myasthenia gravis, initial जो हमारी जो stimulus होते हैं, you give लगा के you give continuous 5 or 6 मैक्सिमल जो हम मैक्सिमल जो होता है स्टिमुलस देते हैं, एंड समटाइम्स बिकॉज ऑफ द फेटिगेबिलिटी इट ड्रॉप्स एट बिलो थ्रेशोल्ड, तो सम मसल फाइबर्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करते हैं, तो आपका एम्पलीट्यूड ड्रॉप हो जाता है, जिसको हम डेक्रीमेंटल रिस्पॉन्स कहते हैं। एंड समटाइम्स ये प्री साइनेप्टिक है, ये बिल्कुल उल्टा होता है, इंक्रीमेंटल रिस्पॉन्स होता है, जो कि लैम्बर्ट-ईटन मायोसाइनिक सिंड्रोम में होता है। इसके अंदर एज यू गिव मोर एंड मोर स्टिमुलस, ये आपकी कैल्शियम इन्फ्लक्स ज़्यादा हो जाता है, एंड इट इंक्रीजेज द एम्पलीट्यूड, दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल रिस्पॉन्स। अगर ये नज़र आए तो बड़ा ड्रामेटिक होता है ये। मैंने पर्सनली खुद जो है अपनी ट्रेनिंग के ज़माने में देखे थे, MD एंडरसन कैंसर सेंटर में हम लोग EMG करते थे, वहाँ पे स्मॉल सेल कार्सिनोमा के पेशेंट्स थे, तो उसमें we gave this and there was a huge incremental response. So he had Lambert-Eaton myasthenic syndrome. और दूसरा मैंने देखा था जब हम रेजिडेंसी करे तो पीट्स में भी हमारी रोटेशन हो गई, तो एक पीट्स का एक पेशेंट तो बच्चा था जो कि वेंटिलेटर पे था, कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या वजह थी। तो देन हमारे न्यूरोफिजियोलॉजी डिपार्टमेंट वी वेंट एंड वी गिव दिस। एक्चुअली इसमें आपको बहुत फास्ट करनी पड़ती है रिपेरेटिव नर्व स्टिमुलेशन। ये डिफरेंस है, फॉर पोस्ट साइनेप्टिक के अंदर आप 2 या 3 हर्ट्ज की देते हैं, इसके अंदर आप कम से कम 20 या 50 हर्ट्ज की देंगे, बड़ा पेनफुल होता है पेशेंट के लिए, और ट्रेन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसमें 4 या एक्चुअली 5 काफ़ी होते हैं, इसमें आपको कम से कम 10-20 देने चाहिए। तो इंक्रीमेंटल रिस्पॉन्स टेल्स यू कि ये प्री साइनेप्टिक डिफेक्ट है। और तो जनरलाइज माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर इसकी जो सेंसिटिविटी है वो 40-50%, लेकिन क्वाइट स्पेसिफिक है। ऑक्यूलर में काफ़ी कम होती है, तो ऑक्यूलर में हो सकती है कि आपकी RNS बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना हो, ठीक है, लेकिन जनरलाइज में उसके पॉजिटिव होने के चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। लेट्स लुक एट फ्यू केसेस। ये आई डोंट नो इसमें इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, ये ऑलमोस्ट लाइक मैं 5-6 महीने पहले मैंने पेशेंट देखा था, यंग है, अबाउट 46 years old, typical symptoms of myasthenia gravis, difficult swallowing, ptosis, double vision, fatigability। इसमें आई डोंट थिंक इसमें हमें क्लियरली नज़र आ रहा है, बट इसके अंदर यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि ये देयर इज़ अ डेक्रीमेंटल रिस्पॉन्स, एट रेस्ट भी है, एंड देन इसमें पूरा जो रिपेरेटिव नर्व स्टिमुलेशन होती है उसमें you give a 10-second exercise, you give you check 2 minutes and 3 minutes, और सबसे मैक्सिमम जो है 2 या 3 मिनट्स में डेक्रीमेंटल रिस्पॉन्स होता है, तो ये आपको डेक्रीमेंट नज़र आ रहा है, और 10% से ज़्यादा डेक्रीमेंट हो तो वी थिंक इट इज़ पॉजिटिव। दैट अनदर पेशेंट फॉर, ये भी आई थिंक फ्यू मंथ्स अगो था, 74 years old था, ये था ये बिल्कुल ही रैपिडली प्रोग्रेसिव, ये ऑलमोस्ट ट्रीट एज स्ट्रोक हुआ था, लेकिन ये कि टर्न्ड आउट ही हैड माइस्थीनिया ग्रेविस। तो इसके अंदर भी अगर आप देखें तो देयर इज़ अ मोर देन 10% डेक्रीमेंटल रिस्पॉन्स, एंड दिस वन वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, सो फोर्थ। ये पेशेंट है जिसको ऑक्यूलर माइस्थीनिया, इसको जनरलाइज नहीं है, और ये इसका जो है एज यू सी कि इसका जो टोसिस है फटीगेबल है, लॉट ऑफ इट्स एसिमेट्रिक किस्म का टोसिस होता है इसका। तो ही हैज़ बीन सीइंग मी फॉर ऑलमोस्ट लाइक 4 years नाउ,
तो इसको जो फटीगेबिलिटी भी है, और इसकी जो RNS थी वो गो बैक राइट, इसमें कोई डेक्रीमेंटल रिस्पांस नहीं था। ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कोई डेक्रीमेंट नहीं है, पोस्ट एक्सरसाइज 2 मिनट्स 3 मिनट्स इट्स प्रीटी स्ट्रेट। तो ये जो द रीज़न आई पुट दिस इन कि जो इसको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी न्यूरोफिजियोलॉजी लैब के अंदर यू डेवलप अ गुड प्रोटोकॉल ऑफ रिपेरेटिव नर्व स्टिमुलेशन। इसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी जो बेस लाइन सही हो, आपकी जो वेव फॉर्म्स बिल्कुल एक जैसी हो, पेशेंट टॉलरेट अच्छा कर रहा हो, मैक्सिमल स्टिमुलस आपने दिया हुआ है। तो कुछ टेक्निकल फैक्टर्स हैं जिसमें हम डिटेल में भी नहीं जा सकते, बट इट्स अ वेरी यूजफुल टेस्ट इफ़ यू नॉट श्योर कि आप कभी मायस्थीनिया ग्रेविस से एंटीबॉडीज़ आप भिजवाते हैं और 2 हफ्ते बाद आएंगी, आपने पेशेंट को डायग्नोसिस करना है, समटाइम्स पेशेंट जल्दी में होता है। तो इफ़ यू हैव अ गुड प्रोटोकॉल ऑफ रिपेरेटिव नर्व स्टिमुलेशन you can really make a good diagnosis. The technical factors हैं few. Other disorders with detrimental response create कर सकते हैं, MND है या myopathies हैं, but then of course you have to, जितने भी neurodiagnostic tests हैं, they are an extension of your thought process and your neurological examination. So EMG इसमें हम सिंगल फाइबर जैसे मैंने कहा हम आमतौर से नहीं करते हैं, बट EMG करते हैं रूल आउट अदर डिसऑर्डर्स, कि इसको मायोपैथी तो नहीं है, कोई इसके somebody is presenting with facial weakness है, कोई बल्बार ऑनसेट के साथ जिस तरह ALS डेवलप हो जाता है, तो यू वांट टू मेक श्योर कि अदर डिसऑर्डर्स तो नहीं है। फॉर एग्जांपल ये कि ये जो पेशेंट, आई थिंक ये सही कुछ उल्टी हो गई है, एनीवे ये जो पेशेंट थी ये लेट्स सी अगर ये प्ले होती है कि नहीं। आई डोंट थिंक इट्स रियली गेटिंग प्लेड, बट कुछ उल्टी सीधी हो गई है। बट एनीवे इस पेशेंट को भी ऐसे था, बायलैटरल डोसिस था, कुछ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की मूवमेंट भी कम थी, एंड इट टर्न्ड आउट शी हैड मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। और इसमें ये जो EMG की फाइंडिंग्स है अगर हम देख सकते तो इसमें वैसे तो उल्टी हुई है, बट इसमें मायोटोनिक डिस्चार्जेस है। तो द रीज़न EMG इज़ डन, इसमें आवाज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, लाइक अ डाइविंग बॉम्बर। अब इसमें नज़र नहीं आ रही, बट जैसे ये अभी नज़र आ रहा था आपको। एट रेस्ट इसमें मायोटोनिक डिस्चार्जेस, समटाइम्स वेरी रेयरली यू कैन हैव मायोपैथीज प्रेजेंटिंग विद टोसिस एंड बल्बार वीकनेस। तो EMG करने का ये मकसद होता है आमतौर से। दिस इज़ जस्ट अ सिंगल फाइबर EMG। इसमें आमतौर से नॉर्मली सारी इम्पल्सेस, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अच्छा होता है, तो इसमें आमतौर से एक नीडल होती है जो कि आप एक मसल में डाल देते हैं और एक आध यूनिट को फॉलो करते रहते हैं कि वो एक ही इस तरीके से फायर कर रहे हैं, ब्लॉकेड नहीं है। तो इन टेक्निकली दिस इंक्रीज जटर भी है और कुछ ब्लॉकिंग भी हो जाती है इन मायस्थीनिया ग्रेविस। दैट्स एग्जांपल ऑफ लैम्बर्ट-ईटन मायस्थेनिक सिंड्रोम। तो आप लोगों ने देखे हैं पेशेंट्स को LEMS के, आई एम श्योर हो सकता है कि आप लोगों के पास आते हो, बट इन लोगों के अंदर देयर लॉट ऑफ ऑटोनॉमिक फीचर्स भी होते हैं बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्व द ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। ड्राइनेस है, कॉन्स्टिपेशन है, यूरिनरी डिसफंक्शन है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, डिजीनेस के साथ आ सकते हैं। डिजीनेस इज सच अ कॉमन थिंग, तो उसमें अगर ओल्डर पेशेंट है तो यू वांट टू मेक श्योर कि ऑर्थोस्टैटिक ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें। और इन पेशेंट के अंदर ये है कि ये इसमें चूँकि इंक्रीमेंटल रिस्पांस होती है, तो इसमें एट बेस लाइन उनके जो मोटर एम्पलीट्यूड्स होते हैं बहुत लो होते हैं, एंड इफ़ यू आस्क देम टू डू अ 10 सेकेंड एक्सरसाइज तो वही पोटेंशिएशन से 100% इंक्रीज़ हो जाता है इनका एम्पलीट्यूड। द अदर थिंग इज़ दैट दे डोंट हैव गुड रिफ्लेक्सेस, तो प्रॉक्सिमल वीकनेस होती है इनकी, बल्बार इतने नहीं होते हैं, दे डोंट हैव गुड रिफ्लेक्सेस, तो दे कैन बी कंफ्यूज विद न्यूरोपैथीज ऑल्सो, कि आपने चेक किया प्रॉक्सिमल वीकनेस है, एब्सेंट रिफ्लेक्सेस है, यू थिंक ऑफ मायोपैथी, सॉरी न्यूरोपैथी। तो इसको बल्कि लोग ऐसे एग्जांपल देते हैं कि ये मायस्थीनिया ग्रेविस है लेकिन मायोपैथी की तरह का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिफेक्ट है, प्रॉक्सिमल वीकनेस, बहुत बल्बार वीकनेस नहीं होती। ज़ाहिर है कि इसके अंदर यू हैव टू मेक श्योर कि कोई अंडरलाइन कैंसर तो नहीं है, कोई पेरिनियोप्लास्टिक सिंड्रोम ऐसी है कि नहीं है। सो लेट्स कम टू द ट्रीटमेंट। जो गोल है ट्रीटमेंट का कि पेशेंट बिल्कुल रिमिशन में चला जाए,
या उसके मिनिमल सिम्टम्स और मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स हों। सो लेट डिस्कस द ट्रीटमेंट। तो पायरोटिस्टिगमीन जो है वेस्टरनॉन है या माइग्रा के नाम से भी होती है, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ द एसिटाइलकोलिन एंड दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू वांट टू स्टार्ट। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ज़ाहिर कि जब स्टार्ट करेंगे तो पेशेंट्स को वार्न करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के लिए, अब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं, इंक्रीज सेलिवेशन है, लेकिन बहुत ज़्यादा डोज देने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी हम देखते हैं कि हम जो है ये वी गिविंग 320 400 मिलीग्राम्स भी दे रहे होते हैं। इतनी ज़्यादा डोज देने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव ऑल्सो एंड लेटर ऑन इट कैन कॉज सॉर्ट ऑफ डैमेज टू दी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, उनकी डाउन रेगुलेशन भी कर लेते हैं। फॉलोड बाय प्रेडनिसोन। प्रेडनिसोन जो है ये ज़ाहिर है कि अगर बहुत ही माइल्ड है तो पायरोटिस्टिगमीन से कंट्रोल में आ जाएगा, अदरवाइज अ लॉट ऑफ पेशेंट्स विल हैव टू गो ऑन द नेक्स्ट थिंग विच इज़ द इम्यूनोसप्रेशन एंड प्रेडनिसोन इज़ द मेन स्टे फॉर दैट। इसमें ज़ाहिर है कि यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट वन थिंग। कॉशियस ये है कि हाई डोज पे स्टार्ट न करें, बिकॉज इनिशियली शुरू के 1-2 हफ्ते में अगर आपने हाई डोज स्टार्ट किया तो दैट कैन मेक माइस्थीनिया ग्रेविस वर्स। तो अगर बल्बार वीकनेस है, कोई रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ का ख़तरा है, तो आप स्लो स्टार्ट करें, 20 मिलीग्राम्स डे से स्टार्ट कर दें एंड देन ग्रेजुअली बिल्ड इट अप। अगर बहुत माइल्ड है और कोई रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़, बहुत बल्बार वीकनेस हो, तो हाई डोज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। Then you have Celsat, mycophenolate और azathioprine। मैं आमतौर से इन्हीं तक रहता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं बाकी उनके ऊपर नहीं जाता। एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स यू कैन मैनेज विद आइदर Celsat, mycophenolate या azathioprine के साथ। For the sake of Pakistan, and the other thing that I use is rituximab. Rituximab ज़ाहिर है कि अब everybody is familiar with that, so you can use that also. Then we have IVIG, we have plasmapheresis. ये पाकिस्तान की हद तक है, ठीक है, and I think you can manage a lot of these patients with whatever we have. लेकिन ये कि अब बाहर जो है बहुत हद तक इसकी ट्रीटमेंट चेंज भी हो गई है। अब बहुत कम लोग जाते हैं Celsat पे या azathioprine पे, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स और इट टेक्स 6 months to 1 year टू हैव एनी बेनिफिशियल इफेक्ट। तो अब जो है यू हैव a lot of other monoclonal antibodies which are being used to treat myasthenia gravis, and ज़ाहिर है यहाँ भी हैं नहीं, आ भी गई तो इतनी महंगी होंगी, बट इट्स गुड टू नो कि क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल ये इसमें ये इक्विलिज़मैब फर्स्ट वन थी, ये कॉम्प्लीमेंट इनहिबिटर होती है। अगर आपने देखा हो जो हम देख रहे थे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो उसके अंदर जो है ना जो डैमेज होता है कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड डैमेज होता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट इनहिबिटर है, इट्स अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इसकी इन्फ्यूजन्स दी जाती हैं। और इसी तरह इसकी एक और जो दूसरी वो रेवोलुज़मैब है, उसका एक और है। इसमें सिर्फ ये ख्याल रखना होता है कि यू हैव टू मेक श्योर आप मेनिंगोकोकल वैक्सीन दें सो दैट दे डोंट डेवलप, बिकॉज दे आल्सो इनहिबिट योर इम्यून रिस्पॉन्स। वाइगार्ड जो है एफकेटिजिमॉब, ये इंटरेस्टिंग दवाई है। दिस इज़ अ न्यूनेटल FC रिसेप्टर इनहिबिटर। ये और भी ज़्यादा सवाल आने शुरू हुए आजकल, और इसको कहते हैं, ये एक किस्म का इंटरनल प्लाज्माफेरेसिस है। आप प्लाज्माफेरेसिस करते हैं ना पेशेंट्स के लिए, यू हैव अ वेरी गुड यूनिट, एंड डॉक्टर खालिद शेख ने कभी, मैं जब लास्ट टाइम गया था, वंडरफुल यूनिट आपको भी बताया उन्होंने। तो हम प्लाज्माफेरेसिस करते हैं टू रिमूव द एंटीबॉडीज़। दिस इज़ जस्ट लाइक एन इंटरनल प्लाज्माफेरेसिस, बिकॉज ये आपकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, एसिडिक एंटीबॉडीज़, दे ब्लड स्ट्रीम में जब जाती हैं तो दे गेट इनसाइड द सेल्स टू रिफ्रेश देमसेल्व्स, and then they come out of these cells and they go back into the bloodstream and exert their damaging effect. लेकिन ये एंटीबॉडीज़ हैं, ये रिसाइकलिंग को प्रिवेंट, ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिसाइकलिंग को प्रिवेंट करती हैं। सो योर IgGs स्टे इनसाइड द सेल्स एंड लाइसोसोम्स उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसको कहते हैं इट्स लाइक एन इंटरनल प्लाज्माफेरेसिस से आप खून आपको साफ कर रहे हैं। ये भी इन्फ्यूजन्स में दी जाती है, इसकी सबक्यूटेनियस भी
मौजूद है वहाँ पे यूएस में। तो यूएस में भी है कि पेशेंट्स इन्फ्यूजन्स पे आ रहे होते हैं रादर दैन फर्स्ट आपने पायरिस्टिमिन ट्राई की, देन यू ट्राई स्टीरॉइड्स, नहीं है तो दे गो, इंश्योरेंस कवर करती तो यू गो आइदर ऑन दीज एक्विलिज्म पे चले जाएंगे या FcRn इनहिबिटर्स पे चले जाएंगे। तो और ये इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी इतने नहीं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज़ वेरी क्विक, विद इन वीक्स, 1-2 हफ्ते के अंदर दे स्टार्ट टू शो द बेनिफिशियल इफेक्ट, एज अपोज टू एज़ाथाइप्रिन है या सेल्सप्टा जिसमें 6 महीने से साल का अर्सा लगता है। So yeah, this was our talking about कि normally IgG recycle होती है, it goes inside the endothelial cells, it gets refreshed and comes out. ये जो है FcRn inhibitors जो हैं, they block these antibodies to come out and ये lysosomes के अंदर destroy हो जाते हैं। तो it's a very novel mechanism of action, और अगर आप हर 6 महीने बाद पढ़ लेंगे तो 2-4 और आ चुकी होती हैं। So there are a lot of these coming up in these days. ऑक्यूलर माइस्थीनिया ग्रेविस में अगर बहुत माइल्ड सिम्पटम्स हैं आप डिफ़र कर दें, लेकिन आप पायरिस्टिमिन स्टीरॉइड्स वेरी रेयरली यू नीड मोर देन दैट। आई हैड अ पेशेंट रिसेंटली जो कि पंजाब से आया था, कहते हैं कि बस मुझे डबल विजन होती है, और उसका आप देख नहीं सकते थे कि उसको कोई भी ऑब्जेक्टिव टारगेट साइन लाइक टोसिस या ऑफ्थेल्मोप्लेजिया है, बट ही हैड दिस सब्जेक्टिव डबल विजन and the only thing he responded was actually steroids. उसने पायरिस्टिमिन को रिस्पॉन्ड नहीं किया था। So usually आप इनमें ही इसको डील कर सकते हैं। पायरिस्टिमिन की हमने बात कर ली है कि एक्सेसिव भी ना दें आप, ये इंपॉर्टेंट चीज़ में है कि आपने 3 टाइम्स डे स्टार्ट कर दिया, पेशेंट आया कहते जी मैं आपने और रोज़ डबल कर दी, तो यूजुअली जो है ये इससे ज़्यादा अगर आप देंगे तो यू कैन एक्चुअली कॉज स्केलेटल मसल वीकनेस एंड यू कैन मॉडिफाई द स्प्लाइसिंग ऑफ एसिटाइलकोलिनेस्टरेज लिमिटिंग इट्स ओन एफिकेसी। सो यू जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप ओवर स्टिमुलेट भी ना करें विद पायरिस्टिमिन। आई थिंक इस तक डोज काफ़ी होती है इसके लिए। अगर इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो फिर आप स्टीरॉइड्स पे जाएंगे या फिर अदर नेक्स्ट स्टेप्स पे जाएंगे। वंस द माइस्थीनिया ग्रेविस कंट्रोल तो फिर आप इसको टेपर ऑफ भी कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। ज़रूरी नहीं कि एक मरतबा आपने डाल दिया पेशेंट को तो वो खाते ही रहे वो, बिकॉज टू प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। स्टीरॉइड्स जो है इसमें चंद एक बातें ये कि देखें ये 20 मिलीग्राम्स अ डे जो है ना, ये दिस इज़ अ गुड डोज। यूजुअली आपने अगर स्टार्ट भी ज़्यादा कर दी है तो यू वांट टू कम डाउन टू समथिंग लाइक दैट 15 to 20 मिलीग्राम्स अ डे, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब भी आप इम्यूनो सप्रेस करते हैं एज न्यूरोलॉजिस्ट, आजकल तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि हमने मैनेज कैसे करना है पेशेंट को। अंडरलाइंग टीबी तो नहीं है, वो एक्टिवेट तो नहीं है, हेपेटाइटिस बी सी सीरोलॉजी वो भी इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले से करा के देखें। एंड देन ऑफ कोर्स सम पीपल हैव डायबिटीज़, हमारे लॉट ऑफ पेशेंट्स हैव डायबिटीज़, सो यू कैन गो वेरी हाई। तो ये इसको याद रखें, ये जो है यूजुअली दिस इज़ अ रीज़नेबल डोज। इस पे अगर आपने स्टार्ट भी किया है तो यू कम डाउन आफ्टर मे बी 4 वीक्स और 6 वीक्स, आहिस्ते से ग्रेजुअली इस पर आ जाएँ। एंड द गोल इज़ कि आपका लॉन्ग टर्म जो है वो 7.5 मिलीग्राम्स पर डे और एवरी डे लाइक 5 मिलीग्राम्स अ डे। आहिस्ता आहिस्ता आप ज़्यादातर पेशेंट्स पे इतने पे आ सकते हैं और इसी पे मेंटेन रख सकते हैं, बिकॉज यू विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स जो भी होते हैं स्टीरॉइड्स के। बट ये एक सॉर्ट ऑफ गोल होना चाहिए आपका कि बाय 1 ईयर इस डोज तक आप आ जाए। कोशिश रखें कि मेंटेनेंस इसी पे रखें, इस पे बहुत ज़्यादा हाई डोज पे ना रखें। ये तो हमने बात कर ली कि कॉस्ट ट्रांजिएंट वर्स नहीं। इम्यूनो सप्रेशन जो पाकिस्तान में यूज़ करते हैं, मैंने कहा कि इसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक एज़ाथाइप्रिन है, एक माइक्रोफिनोलेट है। इसका ये है कि इट टेक्स 6 to 12 months. You have to keep a watch on the white cell count, liver function test हैं, और आप ये ख्याल रखें कि 3 to 5 years लगते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस को रिमिशन में जाते हुए। तो यू मे नीड टू हैव दिस पेशेंट्स इफ 6 महीने साल तो उसको ऑनसेट पे लगेगा, फिर आप मेंटेन रखें और फिर ग्रेजुअली आहिस्ता 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 आप इसको
इतने अरसे के बाद 3 to 5 years के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसको टेपर ऑफ कर सकते हैं. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर looking for all these side effects. A word about myasthenic crisis. Myasthenic crisis में if you have respiratory valvular involvement, either respiratory compromise शुरू हो गया या ये impending है, is a lot of dysarthria, dysphagia, lot of secretions. उसमें फिर ज़ाहिर है कि plasmapheresis है, IVIG है, they're equally effective. आप pyridostigmine होल्ड कर सकते हैं उस दौरान में, to be honest. बिकॉज ऑलरेडी पेशेंट बहुत सारी सिक्रीशंस होती हैं, पेशेंट या तो सी पैप पे है, बाई पैप पे है, सिक्रीशंस का इशू है. तो इफ़ यू होल्ड इट इट्स नॉट गोइंग टू डैमेज इट, बिकॉज जो एक्चुअली ट्रीटमेंट है वो प्लेक्स है या IVIG है. दोनों का इफेक्ट 1 से 2 हफ्ते में स्टार्ट हो जाता है. एंड प्लेक्स आप एवरी अदर डे दे सकते हैं. 5 to 7 कोर्सेज हैं. IVIG की भी जो टिपिकल डोज आप लोग यूज़ करते हैं. आई वुड से कि प्लेक्स को मेरी प्रेफरेंस है कि मैं प्लेक्स पहले यूज़ करता हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप IVIG पे जा सकते हैं, बिकॉज प्लेक्स वुड सर्टनली रिमूव सम ऑफ द IVIG अगर आपने पहले IVIG ले ली हुई है. ऑफ कोर्स इसमें यह कि सेंट्रल लाइन डलती है, ज़रा ज़्यादा इन्वेसिव होता है, यू हैव टू लुक फॉर दैट. थाइमेक्टमी जो है ये यंगर पेशेंट्स के अंदर करनी चाहिए, ठीक है. यूजुअली लेस देन कहते हैं 65, बट यूजुअली 40, 45, 50 तक. और लेकिन जिनको थाइमोमा होता है उनको तो आपको हर हाल में करनी पड़ेगी, चाहे वो वट एवर द एज इज़. वो आप कैसे करेंगे? कैट स्कैन कराएंगे, CT चेस्ट एंड MRI चेस्ट कराएंगे, विद कॉन्ट्रास्ट कराएंगे, विदाउट कॉन्ट्रास्ट कराएंगे. आइडियली विद कॉन्ट्रास्ट. थोड़ा सा एक होता है कि आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट कैन मेक इट वर्स, बट यू वांट टू गेट इट डन विद कॉन्ट्रास्ट. CT भी करा सकते हैं, MRI भी करा सकते हैं. Everybody with myasthenia gravis should have chest imaging, regardless, चाहे generalized है या ocular है. और there are a lot of different ways you can do it. Endoscopic भी कर सकते हैं, depending upon where you are. आपके surgeons क्या करते हैं, open भी कर सकते हैं. अगर तो थाइमोमा है on your imaging, तो फिर तो open करनी पड़ेगी, because you want to remove as much as of thymus. ये जो पेशेंट है जिसका मैंने आपको एक repetitive nerve stimulation दिखाई थी, तो ये उसका CT चेस्ट मैंने कराया था, तो उसने द मेंशन्ड थाइमिक हाइपरप्लेजिया, तो ही अंडरवेंट थाइमेक्टमी आई थिंक अभी कुछ अर्से पहले ही, और टर्न आउट टू बी अ टाइप B2 थाइमोमा. सो आई एम गोना सेंड हिम टू ऑन्कोलॉजिस्ट आल्सो कि अगर इसको कोई रेडिएशन वगैरह देनी है या नहीं देनी है. सो एवरीबडी गेट CT चेस्ट और MRI चेस्ट. इफ दिस थाइमोमा दे गेट थाइमेक्टमी रिगार्डलेस ऑफ द एज. अगर थाइमोमा नहीं है, then if it's a younger patient, less than, usually younger में 40, 50, but 65 तक भी आप जा सकते हैं. एक पेशेंट थी मेरी जो कि यंग थी, कंट्रोल हो गई 15-20 साल में, बाद में फिर रिलैप्स कर गई, तो वी गॉट एंडोस्कोपिक थाइमेक्टमी डन रिसेंटली. सो थाइमेक्टमी का इफेक्ट होने में 6 महीने लग जाते हैं. द गोल इज़ टू रियली minimize the other medicines, immunosuppressive medicines के side effects हैं, remission में जाने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा होता है. So थाइमेक्टमी is something that you should consider. कुछ होते हैं बहुत ही severe refractory होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, आप लोगों के पास ज़्यादा आते हैं. older age हैं जिनमें एंटी-टाइटन एंटीबॉडीज़ वगैरह भी पॉजिटिव होती हैं, यहाँ पे हो जाती हैं AKU वगैरह में. तो देयर इज़ अनदर एंटीबॉडी एंटी-राइनोडाइन, लेकिन वो यहाँ नहीं होती. बट अगर एंटी-टाइटिन भी पॉजिटिव है, स्ट्राइटेड मसल्स एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हैं, तो देन दे हैव अ रिलेटिवली सीवियर डिजीज़ टू ट्रीट. उनको आपने पैरास्टिकिन भी स्टार्ट कर दी, स्टेरॉयड भी स्टार्ट कर दी है, दे आर नॉट गेटिंग बेटर. उनमें फिर आपको यू हैव टू रिजॉर्ट टू मल्टीपल कोर्सेज ऑफ आइदर IVIG, प्लाज्माफेरेसिस और इवन रटुक्सिमाब भी. अगर वो यहाँ ना होते, मतलब हमारे पास वो जो ऑप्शन होती हैं कॉम्प्लीमेंट इनहिबिटर इंफीजन्स की या FcRNA, तो दैट वुड बी अ गुड चॉइस आल्सो. बट IVIG, प्लाज्माफेरेसिस इज़ द मेन कोर्स. और ऐसे पेशेंट्स को प्लाज्माफेरेसिस का एक कोर्स तो आप दे ही दें. उसके बाद अगर ज़ाहिर है कि आप लोगों के पास फंडिंग है, अफोर्डेबिलिटी है, तो यू पीपल ऑफ द लेबल पीपल कैन यूज़ IVIG, मंथली IVIG उनको दी जा सकती है.
साइटॉक्सिन भी दी जा सकती है ऐसे पेशेंट्स को इफ़ देर सिवियर एंड रिफ्रैक्टरी हैं। एंड लास्ट थिंग अबाउट द एंटी मस्क जो है वुमेन में ज़्यादा होते हैं और उसमें बल्बार सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। समटाइम्स दे कैन इवन हैव टंग एट्रोफी एक्चुअली, जिस तरह ALS में जो एक बल्बार ऑनसेट होता है, दे हैव डिफिकल्टी, तो इसमें यू कैन हैव टंग एट्रोफी, इवन दे लुक लाइक फेसिकुलेशंस आल्सो, सो देयर इज लॉट ऑफ बल्बार इन्वॉल्वमेंट, दे कैन हैव अ सिवियर डिजीज़। और इसमें ये होता है कि इसमें एक IG टाइप 4 एंटीबॉडी होती है which does not work through complement system, इसलिए ऐसे पेशेंट्स में IVIG इस्तेमाल नहीं होती है या they don't respond to IVIG. Either you give them corticosteroids or plasma exchange or rituximab. और बहुत ज़्यादा अगर इनको पायरेटिस्टिकमीन देते हैं समटाइम्स दे गेट वर्स ऑल्सो। सो कोई ऐसे पेशेंट्स हैं आपके, आप यू रियली कन्विंस्ड कि माइस्थीनिया ग्रेविस है और आप पायरेटिस्टिकमीन दिए जा रहे हैं और ज़्यादा गिरते जा रहे हैं, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। सो आई थिंक देयर आर अदर कुछ दवाइयाँ जो कि ज़ाहिर है यू ऑल नो, यू कैन लुक एट द लिस्ट, जो कि पेशेंट्स को नहीं लेनी चाहिए। सो इन द एंड आई थिंक इफ़ यू आर सस्पेक्टिंग माइस्थीनिया ग्रेविस, यू नो बेड साइड एग्ज़ाम कर लिया, तो यू वांट टू ऑर्डर द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आ गई है तो आपका माइस्थीनिया ग्रेविस कन्फर्म्ड है, अगर ये नेगेटिव है तो फिर आप एंटी मस्क कराएँ। वो भी अगर नेगेटिव है तो हम LRP4 नहीं करा सकते, तो दैट विल बी अ डबल सीरो नेगेटिव। फिर देन यू ऑल्सो लुक एट न्यूरो डायग्नोस्टिक्स हैं जो हमने रिपेरेटिव नर्व स्टिमुलेशन सजेस्ट की है, एंड देन यू नो इफ दैट्स पॉजिटिव दैट कन्फर्म्स द डायग्नोसिस। सिंगल फाइबर हम लोग यहाँ पे करते नहीं है, EMG अगर करनी भी है तो रूल आउट अदर इलनेसेस। एंड आई थिंक टू एंड इट we have a lot of options, you know, pyridostigmine, prednisone, azathioprine, mycophenolate and rituximab. I would say Pakistan के उसमें plus of course IVIG, plasmapheresis and thymectomy, that's where we are. So I'm going to stop right here. हम लोगों ने ज़रा काफ़ी लेट शुरू किया था, questions हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। दोज आर वो जो है लेट ऑनसेट ऑफ दर्द, समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। एक तो ये कि उसमें आप लोग CT ज़रूर कराएं, एंटी टाइटन एंटीबॉडीज़ भी कराएं, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि दिस इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट पेशेंट टू ट्रीट। तो प्लाज्माफेरेसिस दें, नहीं है तो देयर यू गोइंग टू IVIG एंड गो टू रिटुक्सिमैब। स्टेरॉइड्स तो स्टार्ट कर सकते हैं, एक्चुअली ऐसे पेशेंट्स को आप हाई डोज भी कर सकते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ देम आर इन रिलेटिवली इन दी हॉस्पिटल सेटिंग, या आपके ऑब्जर्वेशन में होंगे, ज़रूरत पड़े तो आप उनको बेड पे भी डाल सकते हैं, बाई पे भी डाल सकते हैं। बट प्लाज्माफेरेसिस, IVIG, रिटुक्सिमैब एंड स्टेरॉइड्स, एट द एंड ऑफ द डे वो स्टेबलाइज हो जाएंगे। इट माइट टेक फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स फॉर देम टू, बट लेकिन हो जाते हैं आमतौर से। That's the beauty of myasthenia gravis कि very few patients are really intractable जिसको आप कुछ नहीं कर सकते। और बहुत ज़्यादा pyridostigmine भी मत दें to make sure कि उनकी secretions वगैरह वो problematic create ना हो, aspiration pneumonia हो ना हो, उनको complications ना हो। सारी चीज़ें उनका पेरेनियोप्लास्टिक भी पूरा कर लिया, ट्रिथमिन नेगेटिव थी उनकी, सिर्फ एसिटाइलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज और उनके साथ ये हुआ कि जब उनको स्टेरॉइड्स शुरू किया था, पहले शुरू में भी दिया था, रिएक्टेड बैडली एंड ही स्टार्टेड डायरिया। अभी उन्होंने क्योंकि बिकॉज इम्यूरैन के साथ उनको इम्यूनोसप्रेशन हो गई और बोन मैरो सप्रेशन हो गई, राइट, माइक्रोफिनोलेट पे रखा, he tolerated it for 3 months well and then he started having sudden onset neutropenia. मतलब हम लोगों ने even we thought कि ये कोई viral infection है जिससे neutropenia हो गया, but then hematologist said कि नहीं ये नहीं है। उसके बाद फिर वो बंद कर दिया, माइक्रोफिनोलेट बंद किया, then somebody suggested दोबारा start कर दो स्टेरॉइड, 2 दफ़ा,
Wow. एंड माइस्थीनिया तो उनका आखिर में काफ़ी हाई डोज पे जाके कंट्रोल में आ गया था, बट ही एक्सपायर्ड। Yeah. और ये उनको जो अल्सर्स बने थे एंडोस्कोपी पे, दे वर फ्रॉम द माउथ, थ्रोट से एसोफेगस, नीचे कोलोनोस्कोपी पे, सब चीज़ों पे उनको, एंड दे वर कल्चर केम आउट टू बी फाउंड पॉजिटिव फॉर दिस। Yeah, those are very difficult patients. Very difficult. Those are very difficult, very frustrating. I would say कि rituximab पे जितनी जल्दी जा सकते हैं, ज़रा सा भी आपको लगे ओल्डर एज है, एंटीटाइटिन पॉजिटिव हैं, आप rituximab पे चले जाएं. The family was very reluctant about rituximab. Actually, डॉक्टर है ना। actually rituximab is actually very safe. Very safe. And all you need is कि आप पहले इसकी मेक श्योर के लिए टीबी नहीं है, हेपेटाइटिस सीरोलॉजी करा लें, सीबीसी एलएफटीज करा लें और वैक्सीनेट कर दें, उसको वैक्सीन लगा दें जो भी लगानी है आपने, ठीक है, कोविड की वैक्सीन लगानी है बिफोर स्टार्टिंग इट. एंड देन इट्स एक्चुअली वेरी इजी ड्रग टू गिव, वेरी सेफ ड्रग. उसके प्री ट्रीट कर दें आप मेथylprednisone से, पैरास्टामोल से 20 वो दे दें और टेस्ट डोज दे दें, एंड द रिस्पॉन्स इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड. तो आपकी बात बिल्कुल सही है, वो बड़े टफ़ पेशेंट्स होते हैं, बिकॉज देखें ये जो है ना आइज़ोथायोप्रीन और ये दे टेक मैनी मैनी मंथ्स, और फिर जब हाई डोज स्टेरॉइड्स पर रखते हैं तो जैसे कॉम्प्लिकेशंस, सम पीपल टॉलरेट, सम पीपल डेवलप फंगल इन्फेक्शंस हो रही हैं, डायबिटीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है. तो जहाँ आपको लगे कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन लग रहा है, ये ओल्डर है, तो यू गो ऑन टू रिटुक्सिमैब, एंड आई थिंक यू प्रॉब्ली वुड बी एबल टू, एंड ऑफ कोर्स विद IVIG भी दे सकते हैं आप उनको मंथली, एक कोर्स लेने के बाद लोग मंथली भी दे देते हैं, उसको भी आप बीच में इंटरजेक्ट कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स के अंदर. And then another patient was Dr. Bojoshin, that patient. उन्होंने कहा कि आप जो उस पे ओपिनियन है, और उसका एसिटाइलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज नेगेटिव, एंड ही हैज नो डेक्रीमेंटल रिस्पांस, लेकिन क्लिनिकल फीचर्स सारे फटीगेबल. डॉक्टर बोजो ने कहा कि मैंने इसको देखा तो है, लेकिन मुझे लगा तो फर्क नहीं पड़ा. So I started him on higher dose of pyridoxine, and the boy did very well. उसका डेक्रीमेंटल रिस्पॉन्स, हम और गुरु एक दिन बात कर रहे थे कि कैसे इसका डेक्रीमेंटल रिस्पॉन्स भी, there is no डेक्रीमेंटल रिस्पॉन्स, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज नेगेटिव है, कोई चीज़ उसमें मस्क नेगेटिव है, टिटिन नेगेटिव है, जो हमारे पास ऑटोइम्यून लैब से हो सकती है, वो सब हम लोगों ने करवा दी, लेकिन उसकी सब चीज़ें, एंड ही रिस्पॉन्डेड वेरी वेल टू हाई डोज ऑफ pyridoxine. दिस इज़ अ वेरी एक्सलेंट, बहुत आगे और बहुत ज़बरदस्त है. ही लाइकली हैज़ LRP एंटीबॉडीज़ कि लेट्स से कि 80% में तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज पॉजिटिव है, बाकी 10% में मस्क होगी. अब वो दोनों नेगेटिव हैं, इट्स कॉल्ड एज डबल सीरो नेगेटिव. वो जो बाकी 10% रह जाते हैं वो ये LRP वाले होते हैं. पर एक्चुअली LRP वाले बिल्कुल ऐसे जैसे आपने ट्रीट किया, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर जैसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं. दे आर नॉट डिफ़िकल्ट टू ट्रीट, दे आर ऑलमोस्ट एज ईजीली ट्रीटेबल एज जो आप एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर वाले करते हैं. मस्क वाले होते हैं जो ज़रा मुश्किल होते हैं और उनकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है. तो दैट्स अ वेरी आई थिंक ही प्रॉब्ली हैज़ LRP4 एंटीबॉडीज़. हम वो यहाँ हम लोग करते नहीं हैं. So I just put him on high dose of pyridoxine to begin with. So I think you did great. I think he probably has LRP4 antibodies. अब हम ज़ाहिर है कि we जैसे भी हैं, but I think whatever we have in our armamentarium, myasthenia gravis should not be missed, and it's a very treatable disease. 80% में बहुत आसान होती है, बाकी 15-20% ऐसे हैं जैसे आप लोगों ने कहा, they're difficult to treat. Cold showers? Not, I've never heard of that, to be honest. The only thing is कि it improves the neuromuscular junction, इसलिए वक्ती तो से आइस से ठीक होते हैं, but I don't think cold shower would have any sort of therapeutic effect in these patients.